वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम जो है कंटिन्यू सीरीज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और पॉलिटी क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले हम डिफाइन करने की करेंगे। तो हिंदी में अगर बोले तो संविधान एवं राज व्यवस्था इसका हिंदी तो हो जाएगा संविधान एवं राज व्यवस्था। आज ये फर्स्ट क्लास है और शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे तथ्यों तो जानेंगे। आज तो हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे आप लोगों तो। आप लोग इसका अगर नोट बनाते हैं तो 100% चाहते हैं कि किसी भी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये संविधान होता क्या है। तो चलिए हम संविधान की परिभाषा लिखते हैं। संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा। जब संविधान की हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें जो है 2-3 विषयों तो हम ध्यान में रखते हैं। क्या है, संविधान एक प्रकार का पूरा पेपर होता है, एक प्रकार का पूरा बुत होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो लिखिए आप भी मेरे साथ। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। चलिए, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संविधान की व्याख्या थी, यानी कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन जो है राज व्यवस्था क्या होता है, तो राज व्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, हमारा जो है नेक्स्ट जो रहेगा राज व्यवस्था क्या है इस पर रहेगा। ठीक है, तो आइए राज व्यवस्था। अब हम राज व्यवस्था की तरफ चलेंगे। राज व्यवस्था क्या होता है, देखिए दोनों शब्द सुनने में जो है आप तो आज तक मालूम हो जाए ये लगता है, लेकिन दोनों शब्द दो हैं। राज व्यवस्था आखिर क्या है? राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग होता है। हम लिख दिए संविधान में सिविल राइट, और सिविल राइट लागू हो नहीं रहा है तो वहाँ पर राज व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उसको लागू करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा उस कानून को हम राज व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, हमने बनाया कि छुआछूत एक अपराध है आर्टिकल 17 के अनुसार। अभी ये सब आर्टिकल हम बोल रहे हैं, आप सुनते चले जाइएगा, तो याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जा, क्यों नहीं याद हो जा, ऑटोमेटिक याद हो जा। तो हम बता दें, हमने बनाया आर्टिकल 17 में लिखा कि छुआछूत जो है दंडनीय अपराध है। अब लोग छुआछूत तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा उसे राज व्यवस्था कहते हैं। समझ गए? तो राज व्यवस्था के लिए पुलिस की जरूरत होती है। ये राज व्यवस्था का सहायता पुलिस लेता है, लेकिन पॉलिटी का सहायता कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सहायता कौन लेता है? वकील लेता है। दोनों टेक्निकल वर्ड है, दोनों तो देखिएगा। संविधान का जो ठेकेदार होता है उसको वकील जज बोलते हैं, लेकिन राज व्यवस्था जो पॉलिटी का दो ठेकेदार होता है उसको दंडाधिकारी बोलते हैं। DSP, DM ये सब होते हैं। चलिए, तो राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक अंग है। लिखिए, राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक अंग है। राज व्यवस्था संविधान का हारित अंग है।
व्यवहारिक प्रयोग है, अन्य नहीं है, प्रयोग है। संविधान तो लागू करने के संबंध में, संविधान तो लागू करने के संबंध में जो विषय एवं मुद्दे, परिभाषा थोड़ा सटीक लिखना पड़ेगा, विषय एवं मुद्दे उभर कर आते हैं, उभर कर आते हैं, उन तो सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है, सॉरी राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी कहा जाता है। तो ये राज्य व्यवस्था थी, अपने परिभाषा देगा। अब देखिए, तो स्रोत तथ्य हम बता दें आप लोगों, तो बीच बीच में मसाला भी देते रहेंगे। जो लड़का एवं लड़की लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये चीज़ है। ठीक है भाई, क्या है भाई? ये है क्या आखिर? आइए इसमें देखेंगे। तो जीवन साथी चुनना, जीवन साथी चुनना, जीवन साथी चुनना मतलब जब आप संविधान के पार्ट के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि आपका आयु 18 वर्ष लड़की का और लड़का का 23 वर्ष हो जाता है और उसका गार्जियन चाहता है ज़बरदस्ती किसी के साथ उसका शादी करवा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपकी मर्जी चलेगी। और जीवन साथी चुनना ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जिसके लिए हम कहीं भी कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बोला गया है आर्टिकल 21 में। अब तो ये आर्टिकल क्या होता है? टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आर्टिकल क्या होता है बताएंगे हम। और ये फैसला तब दिया गया था, सबसे बड़ी बात है कि ये फैसला तब दिया गया था। तो ये फैसला जो है मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो लिख लीजिए, मेनका गांधी केस 1978 में बताया गया था। तब बताया गया था मेनका गांधी केस 1978 में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रोचक तथ्य जाने, तो इस रोचक तथ्य तो आप प्रयोग न करें, क्योंकि हमारा देश जो है भारत है और भारत में संस्कृति और सभ्यता जो है उच्च पर रहा है। तब कोशिश करेंगे जितने भी विद्यार्थी हमारा देख रहे हैं वो अपने माता पिता से सलाह से ही शादी विवाह करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं, ये आज हम इंट्रोडक्शन क्लास आप तो बता रहे हैं, तो ये सिलेबस से स्टार्ट नहीं किए इंट्रोडक्शन क्लास। अब संस्था में सुनते हैं, आप सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये है संवैधानिक संस्था, ये है गैर संविधानिक और ये है संवैधानिक तर्क। ये क्या होता है सर? बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। होने की बातें नहीं हैं। आप तो होने की बात ही नहीं है। आप होते हैं तो बेकार होते हैं। ठीक है, आप होते हैं तो बेकार होते हैं। अब तो ये क्या बात बोल रहे हैं, आप बेकार होते हैं? तो हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेकार होते हैं। तो सबसे पहले हम संस्था लिखेंगे, संस्था। अब संस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन संस्था होते हैं? पहला होते हैं संवैधानिक, संवैधानिक। दूसरा होते हैं असंवैधानिक, और तीसरा होते हैं
गैर संविधानिक, संवैधानिक। इसी तो गैर संविधानिक तो एक अन्य नाम से भी बोला जाता है संविधानेतर, संविधानेतर। तो इस प्रकार से अब जैसे संस्था कितनी प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से हमने कहा है कि ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए ये भी संस्था 2 प्रकार से होते हैं। क्या है भाई? तो सामविधित, सामविधित, और ये कार्यकारी। अब क्या है भाई, ये क्या हो जाता है भाई? तो आप इस डायग्राम तो अपने कॉपी में बनावे और तब बताएंगे, तब बताते हैं आप। तो देखिए किस तरह से होता है। संवैधानिक यानी संविधान द्वारा सृजित, जो संविधान में लिखा हो पहले से। संवैधानिक का मतलब संविधान द्वारा सृजित, लिख लीजिएगा, जो संविधान द्वारा सृजित, द्वारा सृजित, जो संविधान में वर्णित हो। असंवैधानिक यानी जो संविधान के विरोध में चलाया जाता हो। सारे के एग्जाम्पल हम देंगे, आज ही चलते सारे संस्था के बारे में बताएंगे। संविधान के विरोध में, संविधान के विरोध में, ऐसे ही आप भी लिख लीजिएगा। संवैधानिक, सामविधित, ये हुआ सामविधित। सामविधित उसको बोलते हैं जो संसद के कानून द्वारा बनता है। संसद कानून द्वारा, संसद कानून बना दिया तो उसको सामविधित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामविधित बोलते हैं। और ये कार्यकारी, राष्ट्रपति या कार्यपालिका से सहयोग के लिए, राष्ट्रपति या, लिख लीजिएगा, कार्यपालिका के सहयोग के लिए जो संस्था बनाया जाता है उसे कार्यकारी कहा जाता है। तो आज ये संस्था आपने समझ लिया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपने संस्था तो देखा और संस्था में हम आगे की तरफ चलेंगे और इसका एग्जाम्पल भी हम देंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप कन्फ्यूज कर जाते हैं और नहीं बना पाते हैं, ये जो है बहुत दिक्कत हो जाए। एक ये टेक्निकल वर्ड तो हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। इतना तो जरूर कर देंगे जी, हर आदमी कम से कम 1 घंटा टोट में ठहरा होते बहुत सह सकता है, ठीक है। इतना ज़रूर हम बना देंगे आप लोगों के लिए। तो हम आगे की तरफ चले। अब चलते हैं संविधान के बाद, संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसका, ठीक है। क्या चलते हैं संविधान का बाद। तो देखिए सबसे पहले हम संविधान तो लेंगे। क्या लेंगे? संविधान। आइए संविधान तो हम लेते हैं। तो इस बॉक्स में हम सबसे पहले संविधान लिख देते हैं। संविधान रेड पेन से लिखते तो और बेहतर होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। संविधान जो है भागों में बटा रहता है। संविधान किस में बटा रहता है? भागों में। किस में बोले? भागों में। तो लीजिए संविधान तो बांट दीजिए भागों में। संविधान किस में बटा रहता है? भागों में। तो आप भी लिख लीजिए संविधान भागों में बटा रहता है। और भागों तो जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पार्ट, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर जो है संविधान किस में बटा रहता है? तो भाग जो है ये बटा होता है आपको चैप्टर में, अध्याय में। भाग किस में बटा होता है? अध्याय में। तो लीजिए अध्याय में हम लिख देते हैं अध्याय में। अध्याय, अध्याय तो इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर। क्या बोलते हैं? चैप्टर। उसके बाद जो है फिर संविधान चैप्टर जो बटा होता है अनुच्छेद में बटा होता है। किसमें बटा होता है? अनुच्छेद में। तो लीजिए हम अनुच्छेद लिख देते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद तो बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल। अब जो है आर्टिकल भी बटा होता है। क्या होता है बटा? आर्टिकल भी बटा होता है। आर्टिकल भाई किस में बटा होता है?
तो आर्टिकल बटा होता है थंड में, किसमें? थंड में। और थंड तो बोलते हैं तलौज, क्या बोलते हैं? तलौज। और तलौज किसमें बटा होता है भाई? तो तलौज जो बटा होता है, आप तो ये तीर तो उल्टा हो जाए, चलिए इसको सीधा कर देते हैं। आपका तलौज जो बटा होता है ये होता है उपथंड में, थंड जो बटा होता है उपथंड में, और इसको कहते हैं सब तलौज। तो उसने ये आप तो अभी लिखते चलना है, हम सारे चीज का डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से संविधान का पार्ट होता है, संविधान बटा होता है भागों में। अगर हम इसको सही से एक बार फिर से रिवीजन करवा देता, संविधान बटा होता है भागों में, भाग बटा होता है अध्याय में, अध्याय बटा होता है अनुच्छेद में, अनुच्छेद खंड में, और खंड जो है उपखंड में। इस तरह से संविधान का पूरा किताब जो है मिला हुआ होता है। अब आइए इससे एक अलग हटते हैं, तो ये आता है अनुसूची। क्या होता है? अनुसूची। ये अनुसूची क्या होता है दोस्तों? ठीक है, अनुसूची क्या होता है? तो आइए अनुसूची क्या होता है इसको हम देखते हैं। क्या हमने बोला? अनुसूची। अनुसूची, तो अनुसूची होता क्या है? तो लिखिए अनुसूची की परिभाषा। अनुसूची लिखिए, परिभाषा लिखिए। लिखिए, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की सूची होती है, विषयों की सूची होती है, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, जो संविधान की किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। व्याख्या करती है, ये अनुसूची कहलाती है। ठीक है, यानी कि संविधान के लास्ट में दिया रहेगा और संविधान की व्याख्या करेगा, उसको क्या बोलेंगे? अनुसूची बोलेंगे। अब आइए यहाँ पर दो तीन चीज़ है, उस चीज़ को समझते हैं। बहुमत, हमने कहा कि इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, और इंट्रोडक्शन क्लास में जो होता है ना, इतना ही कहीं से उठाते दिया जाता है। जो आप तो पहले माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए आपके माइंड में बहुत सारा चीज़ उठ रहा है, तो उन चीज़ों तो उठने न दे उसका। कल से हम संविधान की दर्शन का प्रयोग करेंगे, संविधान की दर्शन करेंगे कल से, और कल से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं, तो उस बातों तो और आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। आइए, अब चाहता है बहुमत का प्रकार। क्या बोले? बहुमत का प्रकार। ये तो क्या होता है बहुमत का प्रकार भाई? ये तो नया वर्ड सुन रहे हैं हम, बहुमत का प्रकार। तो कोई नया वर्ड नहीं है, लिखिए बहुमत का प्रकार, ताकि ये सब आज सुनने तो मिलेगा, इसीलिए आप तो बताना हमें ज़रूरत है। तो पहला होता है साधारण बहुमत, अगर यहाँ आए तो साधारण बहुमत। दूसरा होता है प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। और तीसरा जो होता है ये होता है क्या? हमारा विशेष बहुमत, बहुमत। ये आपका जो है बहुमत का प्रचार हो जाता है। तो हम एक एक करके चलेंगे, साधारण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साधारण बहुमत की बात करेंगे। साधारण बहुमत की किताब क्लास समझ में नहीं आवे तो कोई टेंशन लेना की बात नहीं है, हम आपके सामने हैं। तो टेंशन हो जाए तो हम देखेंगे उसको विशेष रूप से। आइए, लग रहा है मेरा जो है ये हिल रहा है, मतलब बल्ब जो है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आइए, साधारण बहुमत क्या होता है इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे। तथा है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। भाई क्या बात, ये बात बोल दिया, हम तो समझते पड़े हैं। तो हमने माना कि दो सदन है, ठीक है,
हमने माना 2 सदन है, एक सदन ये हो जाता है और एक सदन इसके बदल में हो जाता है लोकसभा। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा हम बना लेते हैं। तो लीजिए आप जो है राज्यसभा बना लेते हैं। कहाँ गया भाई, ये राज्यसभा ले लेते हैं। ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा है भाई। देखिए मान लीजिए आप ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो मान के हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जितना आदमी आएगा इसमें भी जितना आदमी आएगा, ठीक है। लोकसभा की कुल संख्या जो है कितनी है और राज्यसभा की कितनी है, इस तो कमेंट बॉक्स में आप दिखाइएगा। तो इसमें जितना आदमी आएगा अगर वो उस दिन मतदान कर देता है तो वो हो जाता है, और जो है अदर बिल पास हो जाता है। मतलब जो आधा से प्लस, यानी कि वोट आधा से ज़्यादा जिसको भी आ जाता है, जिस भी पक्ष में आ जाता है वो पास मान लिया जाता है। हमें क्या करना है, अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट का स्टैम्प चल रहा है। इसमें ये जो बिल लेते आया, बिल मतलब क्या, ये संविधान लेते आया, उसको टेक्निकल भाषा में आप बिल कह सकते हैं, संविधान को लेते आया। चलिए ये संविधान है और इसको हम तो पास करवाना है। तो टोटल मान लीजिए उस दिन लोकसभा में ये एलएस लोकसभा और आरएस राज्यसभा। लोकसभा में मान लेते हैं कि उस दिन 70 था और इसमें जो है मान लीजिए 30 था। अब इस दोनों मतदान करेगा, दोनों अलग अलग मतदान करेगा। यदि दोनों 100 होता है तो 100 का आधा 50 होना था, ये 50 से 1 प्लस यानी 51 अगर हो जाता है तो ये बहुमत ये पास कर लिया जाता है और इसे साधारण बहुमत कहा जाता है। अब कहिएगा सर साधारण बहुमत का प्रयोग होता कहाँ है, तो दोस्तों साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रयोग में लिख लीजिए आप, प्रयोग में लिख लीजिए धन विधेयक में, धन विधेयक में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। वित्त विधेयक में, ये विधेयक क्या है समझ में नहीं आता, पल्ले से परे है, टेंशन मत लेना है, ठीक है। या तो इस साधारण विधेयक में, ये तीनों में तीसरा प्रयोग आता है, साधारण बहुमत का प्रयोग होता है पास करने के लिए। अब तक ये प्रभावी बहुमत क्या होता है, हमने दूसरा बताया था प्रभावी बहुमत। क्या बताया था दूसरा, प्रभावी बहुमत। आइए तो प्रभावी बहुमत क्या होता है, इस चीज को अगर हम जानने की कोशिश करें, प्रभावी बहुमत, तो प्रभावी बहुमत जो होता है प्रभावी संख्या का बहुमत होता है। प्रभावी संख्या क्या होता है ये पढ़े हैं, तो प्रभावी संख्या क्या होता है देखिए, लीजिए पेन थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। प्रभावी संख्या क्या होता है, ये बात का डिस्कशन चल रहा है। तो प्रभावी संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रभावी तुल्य सदस्य की संख्या, तुल्य सदस्य की संख्या माइनस रिक्ति। ये भाई क्या हुआ, तो आप तो पता है तभी लोकसभा में तो उस मेंबर अथी रहते हैं, मतलब थाली हो जाता है, सीट मर जाते हैं तो थाली रहता है, या फिर उस समय चुनाव होने वाला हो तो ये तब थाली रहता है। तो उस बीच में जो संख्या होता है उसे प्रभावी संख्या बोला जाता है। स्थूल सदस्य की संख्या मान लिए 552 सदस्य है, 550 लोकसभा में सदस्य है। इसमें 2-3 राज्य में अभी यूपी में मतदान चल रहा है, तो 50 सीट वहाँ मान लीजिए यूपी में सपोज मान लीजिए नहीं है, तो प्रभावी संख्या क्या होता है 550 में से 50 घट जाता है, प्रभावी संख्या 500 है। 500 में आप तो 251 वोट अगर आता है तो ये माना जाता है प्रभावी संख्या है। तो इस तरह से जो भी पास होता है उसका प्रयोग क्या, उससे क्या कहते हैं प्रभावी बहुमत। यानी कि उसमें कितनों बैठे उससे कोई मतलब नहीं है, पास होना चाहिए 251 से ही पास होना चाहिए। कंडीशन बड़ी तगड़ा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल तगड़ा है सर। उसमें तो जितना आया उतना से पास कर दो, तो सिंपल, इसीलिए तो उसको सिंपल बोला जाए। इसमें नहीं उतना 251 पुरना ही पुरना है। अब सपोज कीजिए जो उस दिन 200 लोकसभा में और 300 जो है ना 300 राज्य लोकसभा में और 200 राज्यसभा में हुआ, तो ये दोनों था 500
और 500 में 251 यहाँ तो आसानी से लाने की तो हो जाता, लेकिन अगर यही संख्या अगर 100 रहा तो क्या पास हो पाएगा? तो तहीदान नहीं, तो इसी तो प्रभावी बहुमत बोला जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जी हाँ, प्रयोग करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो हटाने में। हटाना इतना कठिन नहीं है, हटाने में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति तो हटाने में। उसके बाद विधानसभा, बी से विधान, एस से सभा, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो हटाने में, उपाध्यक्ष तो हटाने में। और विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति तो हटाने में, सभापति तो हटाने में। यहाँ पर सभापति बोलते हैं, विधान परिषद में सभापति बोलते हैं, राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति बोलते हैं, तो ये आप समझ रहे हैं। आइए उसके बाद विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत क्या होता है सर? ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, पल्ले नहीं पड़ रहा है तो टेंशन आप चाहे ला ले रहे हैं, हम इस तो पल्ले पर आते हैं ना। आइए क्या बोले हम? विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखिए, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत। अब तो ये 2/3 बहुमत क्या होता है? हम तो ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। 2/3 बहुमत, आइए 2/3 बहुमत क्या होता है? ठीक है, तो विशेष बहुमत जो होता है 3 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला हम देखेंगे, पहला क्या है हमारा? उपस्थित एवं मतदान करने वालों संख्या का 2/3। उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि जितना उपस्थित रहा और जितना जो है मतदान किया उसका 2/3। 2/3 मतलब अगर 60 जो है तो 60 का 2/3 अगर हम करने की कोशिश करें तो 20 दूनी 40। अगर यही साधारण रहता तो 31 पर हो जाता, आधा से एक ज़्यादा, लेकिन यहाँ नहीं, तो ये थोड़ा सा विशेष है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का, करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो तुल सदस्यों का आधे से कम नहीं हो, कम नहीं। अब ये क्या है भाई? आधे से कम नहीं हो। अब मान लीजिए 60 जो उपस्थित हुआ, टोटल मेंबर है 200, 200 में 60 जो उपस्थित हुआ तो पहला कंडीशन के अनुसार 60 था 2/3 लेंगे, अर्थात यहाँ पर 40 आ जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन क्या बताइए 60 200 का आधा है क्या? नहीं है, तो ये नहीं। उसमें 200 अगर मेंबर रहेगा तो 100 का उपस्थित होना जरूरी है। कितना का उपस्थित होना जरूरी है? 100 का उपस्थित होना जरूरी है, तभी जाते पास होगा। तो यही कहा, आधे से कम नहीं हो कंडीशन, ये और खतरनाक हो गया। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? तो जज तो हटाने में, CAG तो हटाने में, SEC तो हटाने में। अब SEC क्या होता है तो आज ये हम चलेंगे, टेंशन मत लेना है आप, तो ये नोट करते रखना है, उस समय बताएंगे। तो इस चीज़ तो देखिएगा। आइए अब ये तो होता है तुल्य सदस्यों का 2/3, ये तो और डेंजर होता है। तुल्य सदस्य, अब होना चाहिए तुल्य सदस्यों का 2/3, बहुत डेंजर होता है 2/3। अब यदि हमने बोला 200
तो 200 था 2/3 मान लीजिए, कितना हो जा 66, 66 दूनी 12, 12 13, ये तो 32 आना ही आना चाहिए। अब समझ लीजिए, तो पहला कंडीशन के अनुसार बहुत कम पर हो जाता था, ठीक है, लेकिन इसमें जो है 200 उपस्थित होना ही होना चाहिए। 200 उपस्थित नहीं, 200 में 2/3 लाना ही लाना चाहिए। इस तो राष्ट्रपति का आप महाअभियोग पर प्रयोग करते हैं। सोच लीजिए, राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही कठिन काम होता है, उस सिचुएशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सेशन लंबा जा रहा है, तो हम आशा करते हैं कि आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, और चलते दिन में हम मेरा जो टॉपिक होगा वो आने वाला होगा क्या, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आने वाला होगा। और ये आने वाला होगा हमारा, क्या बोलते हैं इसको, संविधान का दर्शन। क्या होगा? संविधान का दर्शन। नेक्स्ट हमारा चलता क्या होगा? संविधान का दर्शन। तो इस संविधान की दर्शन का हेडिंग दे दीजिए और छोड़ दीजिए आज भर के लिए। तो धन्यवाद दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।